नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 कक्षा 12वीं हिंदी आधार सेट 3 पेपर देख रहे हैं, जिसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 3 घंटे का होता है। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पेपर में 2 खंड हैं, खंड अ और ब। खंड अ में एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले पेपर के खंड अ, जिसमें एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक अंक के 40 प्रश्न, एमसीक्यू टाइप 40 अंक के। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 आप देख सकते हैं, एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 10 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक के। दोस्तों, किसी भी अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक अच्छे से यदि संबंधित गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिख पाएंगे। इसी तरह से अपठित पद्यांश को भी आप हल कर सकते हैं। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की यह एक विलक्षणता है कि एक राग जितनी बार प्रस्तुत होता है उतनी बार नयापन उभरता है। इसका आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता। इसकी समकालीन गुणवत्ता वर्षों के फासले में नहीं बदलती, यह समय के छोटे छोटे हिस्से में भी घटित होती है। इसके बावजूद इसमें ऐसा भी तत्व है जो कभी नहीं बदलता, वह समय की गति को लांघ जाता है। शाश्वतता और समकालीनता की यही संधि भारतीय कलाविदाओं की निजी पहचान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार तत्व लोकगीतों में निहित है। लोकगीतों की धुनों को शास्त्रीय संस्कार देकर अनेक राग बनाए गए हैं। भटियारी, पूर्वी, जौनपुरी, सोरठा और मुल्तानी जैसे अनेक राग बंगाल, बिहार, पंजाब और सौराष्ट्र के अंचलों में गाए जाने वाले लोकगीतों की धुनों से निर्मित हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रकृति में व्याप्त स्वरों से भी रागों की निर्मितियाँ हुई हैं। कई समर्थ गायकों ने आंचलिक गीतों को शास्त्रीय पद्धति में ढालकर विशिष्ट गायकी द्वारा ख्याति अर्जित की है। लोकगीतों का सीधा संबंध प्रकृति से है। प्रकृति में अपना छंद है, लय है। स्वरों की संस्कार प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक प्रकृति के छंदों की अनुभूति से मिली समाहारकारी दृष्टि से राग की प्रकृति और उसे जन्म देने वाली प्रकृति के बीच का अंतर संबंध तय नहीं कर लिया जाता। संगीत में जिस बिंदु पर लय और ताल एक दूसरे से मिलते हैं उसे सम कहते हैं। लय है प्रकृति की विभिन्नता, सामयिकता और ताल है एकत्व, शाश्वतता। इन दोनों के मिलन से संस्कृति बनती है। संस्कृति न तो प्रकृति की यथास्थिति की स्वीकृति है, न विद्रोह। यह विभिन्नता में संस्कार द्वारा याचित एकत्व का नाम है। प्राकृतिक शक्तियों का मनमाना संयोजन संस्कृति है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत की विलक्षणता क्या है? विशिष्ट गायकी, हर प्रस्तुति में नवीनता, धुनों को शास्त्रीय संस्कार देना, सुरीला गान। तो इसका सही उत्तर है बी, हर प्रस्तुति में नवीनता। सही ऑप्शन है बी, हर प्रस्तुति में नवीनता। अगला प्रश्न दूसरा,
संदर्भ के अनुसार गद्यांश में विशिष्टताओं की वृद्धि अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है। तो इसका सही उत्तर है ए, गुणोत्कर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकगीत और शास्त्रीय संगीत एक दूसरे के पर्याय हैं। शास्त्रीय संगीत में गीत और आघात का अधिक महत्व है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार लोकगीत हैं। शास्त्रीय संगीत में राग की शुद्धता का महत्व गौण है। गद्यांश के अनुसार उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, केवल कथन तीसरा सही है, यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार लोकगीत हैं। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार रागों की रचना किस प्रकार होती है? तो इसका सही उत्तर है ए, लोकगीतों और प्रकृति में व्याप्त स्वरों के समन्वय द्वारा। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार सम क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, संगीत में जिस बिंदु पर लय और ताल परस्पर मिलते हों। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार समर्थ गायकों ने प्रसिद्धि प्राप्त की। इसका सही उत्तर है बी, आंचलिक गीतों को शास्त्रीय पद्धति में ढालकर। अगला प्रश्न, संस्कृति बनती है। तो इसका सही उत्तर है ए, प्रकृति की विभिन्नता, सामयिकता और शाश्वतता के मिलने से। प्रकृति की विभिन्नता और समकालीनता का नाम है। तो इसका सही उत्तर है ए, लय। प्रकृति की विभिन्नता और समकालीनता का नाम है लय। यह गद्यांश दर्शाता है। सही उत्तर है बी, लोकगीत और प्रकृति शास्त्रीय संगीत के आधार हैं। भारतीय कला विधाओं की निजी पहचान है। सही ऑप्शन है बी, चिरस्थिरता एवं समसामयिकता का समन्वय। दूसरा प्रश्न, जिसमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश, देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान, देश नहीं क्लब जिसमें बैठ करते रहें सदा हम मौज, देश नहीं केवल बंदूकें, देश नहीं केवल बंदूकें, देश नहीं होता है फौज, जहाँ प्रेम के दीपक जलते वहीं हुआ करता है देश, जहाँ इरादे नहीं बदलते वहीं हुआ करता है देश, सज्जन सीना ताने चलते वहीं हुआ करता है देश, हर दिल में अरमान मचलते वहीं हुआ करता है देश। हर दिल में अरमान मचलते वहीं हुआ करता है देश, वही होता जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम, धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती हैं परचम, पहले हम खुद को पहचानें फिर पहचानें अपना देश, एक दमकता सत्य बनेगा नहीं रहेगा सपना देश। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। कब के अनुसार देश नाम है? तो इसका सही उत्तर है सी, परस्पर सौहार्द, अटल संकल्प, सहृदयता एवं उत्तरोत्तर उन्नति का। दूसरा प्रश्न, स्तंभ 1 में दिए गए पदों को स्तंभ 2 में दिए गए प्रतीकार्थों से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप देख सकते हैं, संसद सर्वोच्च विधायी निकाय, सड़क आवागमन की सुविधा के लिए बना समतल मार्ग, और आयोगों
विशेष कार्य के निमित्त सरकार द्वारा गठित संगठन। और सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न तीसरा, देश का मस्तक ऊंचा रखने में किस किस का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही उत्तर है डी, विविध धर्म, जाति एवं भाषा के एकत्व का। अगला प्रश्न, पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है ए, निज दुर्बलताओं को पहचान कर सबलताओं में बदलना। अगला प्रश्न, देश केवल सपना मात्र न रहकर दमकता सत्य कैसे बनेगा? इस प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों के विचारों में रहकर, विद्यार्थियों की पुस्तकों में रहकर, युवाओं के कथनों में रहकर, नागरिकों के सदाचरण एवं सद्गुणों में रहकर। तो सही उत्तर है बी, केवल कथन 4 सही है, यानी नागरिकों के सदाचरण एवं सद्गुणों में रहकर। ऑप्शन बी सही है, केवल कथन 4 सही है। अगला प्रश्न, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक अंक के 5 प्रश्न, 5 अंक के एमसीक्यू टाइप। प्रश्न संख्या 3 में पहला, छापे खाने का आविष्कार किस युग में हुआ? सही उत्तर है बी, आधुनिक युग में। निम्नलिखित में कौन सा माध्यम ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है? तो सही ऑप्शन है ए, रेडियो। अगला प्रश्न, आलोक एक पत्रकार है, वे किसी खास अखबार से संबंध नहीं रखते अपितु भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं। उनको किस तरह का पत्रकार कहा जा सकता है? तो सही ऑप्शन है सी, फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। निम्नलिखित में फीचर का एक प्रकार नहीं है। सही ऑप्शन है डी, काव्यात्मक फीचर। बाकी सभी फीचर के प्रकार है, तो काव्यात्मक फीचर का प्रकार नहीं है। सही ऑप्शन है डी, काव्यात्मक फीचर। अगला प्रश्न, सामान्य लेखन से हटकर किसी खास विषय पर किया गया लेखन क्या कहलाता है? विशेष लेखन। अगला प्रश्न, पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न संख्या 4, जिसमें एक पठित काव्यांश दिया गया है जो कि कैमरे में बंद अपाइज कविता से लिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के पद्यांश देखिए। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। काव्यांश में आप और वह प्रयुक्त हुआ है, तो सही ऑप्शन है सी, दर्शक और विकलांग व्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए पद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कर लिखिए। मीडिया विकलांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील है, समाज विकलांग व्यक्तियों के प्रति जागरूक है, शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति के साक्षात्कार द्वारा मीडिया का उद्देश्य समाज सेवा है। सही ऑप्शन है डी, मीडिया स्वार्थी एवं संवेदनहीन है, उसका सामाजिक सरोकार मात्र दिखावा है। सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, काव्यांश में कोष्टक में लिखे शब्द संकेत करते हैं, तो सही ऑप्शन है ए, पर्दे के पीछे की वास्तविकता की ओर। काव्यांश में कोष्टक में लिखे शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? पर्दे के पीछे की वास्तविकता। अगला प्रश्न, उपर्युक्त काव्यांश की पंक्ति अब मुस्कुराएंगे हम दिखाती है मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता को। बी ऑप्शन सही है, संवेदनहीनता को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम में मीडिया का उद्देश्य पूर्ण न हो सका। कारण, विकलांग व्यक्ति द्वारा
उनके निर्देशानुसार व्यवहार न करने से लोगों की सहानुभूति बटोरने का अवसर उनके हाथ से निकल गया। तो सही ऑप्शन है डी। कथन तथा कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5वां, जिसमें पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के एमसीक्यू टाइप। यह जो गद्यांश है वो शिरीष के फूल पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धक्याकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास जी ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरासो झरा, जो बरासो बुताना। बहुत ही सुंदर गद्यांश जो कि शिरीष के फूल पाठ से लिया गया है। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त वसंत शब्द का समानार्थी शब्द हो सकता है। तो सही ऑप्शन है बी, मधुमास। अगला प्रश्न, कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कर लिखिए। तो इसका सही उत्तर है सी, शिरीष के फल फूल की तरह कोमल नहीं होते। तीसरा प्रश्न, वसंत के सौंदर्य में इनमें से कौन सा सौंदर्यहीन बना रहता है। तो सही उत्तर है डी, शिरीष के फल। अगला प्रश्न, शिरीष को लेकर लेखक का परवर्ती कवियों की धारणा को निराधार मानने का आधार है। तो इसका सही उत्तर है ए, फलों की मजबूती। अगला प्रश्न, जो फरासो झरा, जो बरासो बुताना पंक्ति का भाव है। सही ऑप्शन है ए, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पूरक पाठ्यपुस्तक यानी वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए। प्रश्न संख्या 6 में एक एक अंक के 10 प्रश्न, 10 अंक के एमसीक्यू टाइप। पहला, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी। तो सही ऑप्शन है बी, रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से। दूसरा प्रश्न, कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता है। कारण, आनंदा के पिता अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे तथा आनंदा की पढ़ाई करवाने के पक्ष में नहीं थे। तो सही उत्तर है डी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन सही है। अतीत में दबे पांव पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प है बी, कथन सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी। बी ऑप्शन सही है, सिंधु घाटी सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी। अगला प्रश्न, किसके निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खुदाई का व्यापक अभियान प्रारंभ हुआ। तो सही उत्तर है बी, जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, अतीत में दबे पांव पाठ से उद्धृत पंक्ति देखना अपनी आंख से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है का आशय है।
सही ऑप्शन है ए। सौंदर्य की वास्तविक अनुभूति तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही होती है। जूझ कहानी के नायक आनंदा का स्कूल में बसंत पाटिल की तरह ही सुव्यवस्थित ढंग से काम करने और पढ़ने का कारण इनमें से नहीं है। तो सही ऑप्शन है ए, उससे ईर्ष्या करना नहीं है, बाकी सभी है। तो सही ऑप्शन प्रश्न का ए, उससे ईर्ष्या करना। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग की पार्टी वाले दिन यशोधर बाबू का संध्या में अधिक समय लगाने का कारण हो सकता है। तो सही ऑप्शन है डी, पार्टी में आए मेहमानों के बीच स्वयं को असहज महसूस करना। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि आनंदा को गणित कैसे समझ आने लगा। तो सही ऑप्शन है ए, मन की एकाग्रता से। जूझ पाठ की लेखन शैली है आत्मकथात्मक। जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद में अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो सही ऑप्शन है सी, अकेलापन उपयोगी है। पेपर का खंड ब आप देख सकते हैं, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं 40 अंक के। प्रश्न संख्या 7, जिसमें 3 में से किसी एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है। इन 3 में से किसी एक पर रचनात्मक लेख लिखना है। 6 अंक का प्रश्न है। दोस्तों, रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए, आप चैनल पर दीवार घड़ी पर रचनात्मक लेखन एवं जल ही जीवन है, ये 2 वीडियो रचनात्मक लेखन से संबंधित चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। और उस तरह से रचनात्मक लेख लिखकर 6 में से 6 अंक लाने की कोशिश की जा सकती है। अगला प्रश्न संख्या 8, 2-2 अंक के 2 प्रश्न करने हैं, 4 अंक के। प्रश्न संख्या का, कहानी में वर्णित परिवेश और परिस्थितियों से संबंधित टिप्पणियों को नाटक में किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, मंच सज्जा या पार्श्व संगीत के माध्यम से पात्रों के संबद्ध टिप्पणियों को संवादों के माध्यम से। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। कहानी में वर्णित परिवेश और परिस्थितियों से संबंधित टिप्पणियों को नाटक में किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मंच सज्जा एवं पार्श्व संगीत के माध्यम से पात्रों के संबद्ध टिप्पणियों को संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला, अपनी पूरक पाठ्यपुस्तक बितान के पाठ जूझ के आधार पर दत्ताजी राव, आनंदा और आनंदा के पिता के बीच हुए वार्तालाप को एक दृश्य के रूप में लिखिए। इस प्रश्न को आप अपनी कल्पना शक्ति एवं रचनात्मक कौशल के आधार पर दत्ताजी राव, आनंदा और आनंदा के पिता के मध्य संवाद के दृश्य का लेखन कर सकते हैं। जिस तरह से आप उचित समझें, उनके वार्तालाप को एक दृश्य के रूप में लिखना है, तो आप अपनी कल्पना, अपनी रचनात्मकता के आधार पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पाठ के संदर्भ में लिखिए कि लेखन की रचनात्मकता निबंध के पारंपरिक विषयों में क्यों गठित नहीं हो पाती। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पारंपरिक विषयों पर निबंध लेखन की तैयार शुदा सामग्री का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहना, कुछ नया सोचने लिखने के प्रयास के स्थान पर तैयार सामग्री पर निर्भर हो जाना, लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकसित न हो पाना। कोई भी 2 बिंदु अपेक्षित हैं लिखना, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला, संपादकीय लेखन का समाचार पत्र पत्रिकाओं में क्या महत्व है और संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं होता। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, संपादकीय लेखन संपादकीय लेखन समाचार पत्र की आवाज़ होता है। किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति समाचार पत्र पत्रिका की राय प्रकट करता है। लेखक का नाम न होने का कारण है
किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता है। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं है, वह उस समाचार पत्र, समाचार समूह की आवाज़ है, समाचार पत्र की आवाज़ होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता है, इसलिए उसमें लेखक का नाम नहीं होता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 9वां, 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 6 अंक के। पहला, टेलीविज़न माध्यम की किन्हीं 3 खूबियों अथवा कमियों का उल्लेख कीजिए। यानी या तो 3 खूबी लिखनी है या 3 कमी। पहले खूबियाँ देखिए। दृश्य एवं श्रव्य माध्यम, साक्षर निरक्षर सभी के लिए उपयोगी होता है, ब्रेकिंग न्यूज की सुविधा होती है, घटना व कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की सुविधा उपलब्ध, मनोरंजन व शिक्षा का प्रमुख साधन। कोई भी 3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। कमियाँ इस तरह से लिख सकते हैं, मानक भाषा का अभाव, निष्पक्षता, संदिग्ध घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, विज्ञापनों की भरमार, नेत्रहीनों के लिए उपयोगी नहीं। तो इस तरह से 3 खूबियाँ या फिर 3 कमियाँ लिखी जा सकती हैं। अगला, पत्रकारिता की भाषा में बीट किसे कहते हैं? बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखिए। तो बीट रिपोर्टिंग, पहले तो बीट किसे कहते हैं? तो बीट ज्ञान एवं रुचि के आधार पर संवाददाताओं के मध्य कार्य का विभाजन बीट कहलाता है। अंतर, बीट रिपोर्टिंग में रिपोर्टर द्वारा क्षेत्र विशेष की जानकारी तथा रुचि के आधार पर केवल सामान्य खबर लिखी जाती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है और पाठकों की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण, बीट रिपोर्टर द्वारा शेयर बाजार से जुड़ी खबर केवल शेयर बाजार में भारी गिरावट लिखकर प्रस्तुत की जाती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विशेषीकृत रिपोर्टर द्वारा उसके कारणों का विशेष लेखन करके रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट देने की कोशिश की जाती है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आलेख किसे कहते हैं? अच्छे आलेख की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आलेख समसामयिक घटनाओं पर लिखे गए लेख को आलेख कहा जाता है। विशेषताएं, संपादकीय पृष्ठ पर स्थान पाता है, सटीक सूचना, नवीनता एवं ताजगी का होना, विचारों में स्पष्टता, बोधगम्यता होना, भाषा शैली में सरलता एवं रोचकता होना। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। कोई भी 2-3 बिंदु अपेक्षित हैं लिखना। अगला प्रश्न, पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न 10वां, कविताओं पर आधारित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, 2-2 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक के। पहला, पतंग कविता में पतंगों के साथ बेबी उड़ रहे हैं कथन का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पतंग, वे शब्द पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है। पतंग के साथ बच्चों की कल्पना की उड़ान हो रही है, यानी बच्चे भी कल्पना से उड़ रहे हैं। पतंग का आकाश में इठलाते हुए चक्कर काटना, बाल मन का भी हिलोर लेना, आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाहत, अरमान, मन में मस्ती, उल्लास, उमंग का संचार। कोई भी 2-3 बिंदु अपेक्षित है लिखे जाना। इस तरह से बादला कविता से ली गई पंक्ति असन पात से स्थापित उन्नत सतसतवीर का आशय स्पष्ट करते हुए लिखिए कि इस पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आशय यानी अर्थ, बिजली गिरने से ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रांति से पूंजीपति शोषक वर्ग की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है, अंत हो जाता है। संकेत, इस पंक्ति के माध्यम से पूंजीपति शोषण या धनी वर्ग की ओर संकेत किया गया है। अगला, छोटा मेरा खेत कविता में रस का अक्षय पात्र कथन के आलोक में रचना धर्मिता की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। रचना क्रम के अक्षय पात्र का सदैव भरा रहना, बांटने पर भी खत्म ना होना, रचना का कालजयी अर्थात सदैव प्रासंगिक एवं उपयोगी रहना,
चिरकाल तक आनंद प्रदान करते रहना। कोई भी 2 बिंदु लिखे जाना अपेक्षित है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 11वां, जिसमें कविताओं पर आधारित 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 6 अंक के। पहला क, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ आत्मपरिचय कविता के आधार पर इस कथन का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पंक्ति में विरोधाभास, शीतलता और आग में मेल नहीं। कवि की वाणी शीतल, मधुर, कोमल, किंतु मन में विद्रोह। अगला बिंदु, मन में विद्रोह, आक्रोश, असंतोष के भाव की प्रबलता। अगला बिंदु, वर्तमान समाज व्यवस्था से कवि का असंतुष्ट होना। अगला बिंदु, कवि की वाणी की कोमलता में भी हृदय का आक्रोश। जग के प्रति, संसार के प्रति विद्रोह की भावना होने पर भी वाणी की शीतलता या वाणी का शीतल होना। कोई भी 3 बिंदु इस तरह से लिखे जा सकते हैं। अगला, कविता के बहाने के आधार पर बताइए कि सब घर एक कर देने के माने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। सीमा का बंधन समाप्त, सभी को एक समान समझना। बच्चों के संदर्भ में अपने पराये का भाव नहीं, धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब का भेद नहीं, केवल स्नेह, वात्सल्य, अपनेपन की भावना। कविता के संदर्भ में शब्दों का खेल, कोई बंधन लागू नहीं, किसी एक बात, सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं, उद्देश्य समाज में एकता स्थापित करना। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के आधार पर लिखिए। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के आधार पर लिखिए कि युद्ध भूमि में राम के खेमे का माहौल शोकग्रस्त क्यों था। हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने पर वहाँ का माहौल कैसा और क्यों हो गया। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। शोकग्रस्त होने का कारण, युद्ध भूमि में शक्तिबाण लगने से लक्ष्मण का मूर्छित होना एवं मूर्छित छोटे भाई लक्ष्मण को देख राम जी का मनुष्यों की तरह प्रलाप करना, दुखी होना, व्याकुल होना। संजीवनी बूटी के साथ हनुमान के आगमन से वातावरण सजीव हो उठा, खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसा लगने लगा जैसे मानो करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो गया हो। लक्ष्मण के स्वस्थ होने की उम्मीद। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 12वां, गद्य पाठों पर आधारित 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं। 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 6 अंक के। पहला, बाजार केवल क्रेता की क्रय शक्ति को देखता है, अन्य कारकों को नहीं। क्या बाजार की यह विशेषता सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, बाजार की यह विशेषता सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है, समानता को बढ़ावा देती है। व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म या संप्रदाय आदि के आधार पर बाजार कोई भेदभाव नहीं करता है। व्यक्ति की क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति ही महत्वपूर्ण व उपयोगी होती है बाजार के लिए। समाज में भेदभाव व पक्षपात होने पर भी बाजार में सामाजिक समरसता की रचना करता है बाजार। इस तरह से बाजार सामाजिक समरसता यानी समानता को बढ़ावा देता है, महत्व देता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न ख, अपने दोनों युवा पुत्रों की मृत्यु के बाद भी पहलवान द्वारा ढोल बजाए जाने का क्या कारण था? उस आवाज़ को सुनकर गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ता था? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। कारण, गांव में व्याप्त निराशा के माहौल एवं मृत्यु की विभीषिका के कारण व्याप्त सन्नाटे को चुनौती देना, लोगों को अंत तक जोश व उत्साह के साथ मृत्यु के भय से लड़ने हेतु प्रेरित करना। और इसका क्या प्रभाव हुआ? प्रभाव, लोगों में महामारी से लड़ने का उत्साह व हिम्मत दोगुनी बढ़ जाना, जीवन के प्रति सकारात्मकता, जिजीविषा की भावना उत्पन्न होना। इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लिखिए कि मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। मनुष्य की क्षमता शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने
प्रयत्न पर निर्भर करती है। इस तरह से लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न 13वां, गद्य पाठों पर आधारित 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं। 3 में से 2 प्रश्न, 2-2 अंक के 2 प्रश्न 4 अंक के। पहला क, भक्तिन का दुर्भाग्य क्या था? लेखिका ने उसे और उसके दुर्भाग्य को हठी क्यों कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। दुर्भाग्य, किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की का भी विधवा हो जाना। कारण, पंचायत द्वारा जबरदस्ती तीतर लड़ाने वाले अयोग्य लड़के को पुत्री का पति बनाना। लगान, समय पर न पहुंचने पर जमींदार द्वारा भक्तिन को दिनभर कड़ी धूप में खड़ा रखना। कोई भी 2 बिंदु इस तरह से लिखे जाने अपेक्षित हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, इंद्र सेना के जयकारे की ग्रामवासियों पर क्या प्रतिक्रिया होती थी? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। जयकारा सुनते ही ग्रामवासियों का सावधान हो जाना, स्त्रियों और लड़कियों का छज्जे बारजे से झांकने लगना, घरों में सहेज कर रखे गए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर बच्चों को सर से पैर तक तर कर देना, यानी उनके ऊपर पानी फेंकना, डालना। तो इस तरह से कोई भी 2 बिंदु लिखे जाने अपेक्षित हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। शीरीष के फूल पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। कालिदास की सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि, शकुंतला का अनुपम सौंदर्य, कालिदास की कल्पना का चमत्कार, उसके सौंदर्य का कालिदास के सुंदर हृदय से डुबकी लगाकर निकलना। कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं इस तरह से। अगला, पूरक पाठ्य पुस्तक वेतन भाग 2 के पाठों पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न, 2-2 अंक के 2 प्रश्न 4 अंक के। पहला, सिल्वर वेडिंग पाठ में लेखक क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। युवा पीढ़ी द्वारा अपने पूर्वजों, पारिवारिकता व परंपराओं का सम्मान करना, दोनों पीढ़ियों द्वारा वैचारिक टकराव को टालना, पुरानी पीढ़ी का नवीन परंपराओं व परिवर्तनों से सामंजस्य बनाए रखना, नई पीढ़ी को नई चुनौतियों के अनुसार ढलना सीखना, घर के बुजुर्गों का आदर व उनकी भावनाओं का सम्मान करना। कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला, ख, जूझ के मुख्य पात्र आनंदा के व्यक्तित्व की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो परिश्रमी, संघर्षशील, साहसी, दूरदर्शी, किन्हीं 2 बिंदुओं को विस्तार से लिखा जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगला, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने प्राचीन भारत का लैंडस्केप किसे कहा है? इसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। लैंडस्केप सबसे ऊंचे चबूतरे पर बने बड़े बौद्ध स्तूप को कहा गया है लेखक द्वारा। परिचय, 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों से निर्मित चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे होना, खुदाई में ईसा पूर्व के निशान मिलना, वास्तुकला का अनोखा उदाहरण। कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं इस तरह से। तो यह था दोस्तों CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th हिंदी आधार सेट 3 पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।